नहीं दोस्तों, आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान का 2023 का मॉडल पेपर 1। ये सेट 1 है, पार्ट 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम जो ये डिस्कस करेंगे ये हमको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इससे क्या होगा कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें हम आपको रटाएंगे नहीं कि ये क्वेश्चन इसका आंसर डायरेक्ट ये होगा, नहीं। इसी के बेस पे जितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, और उससे क्या होगा कि आपका जो पूरा बुक है वो इसे रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हम क्या क्या डिस्कस करने वाले, चलिए पहले देख लेते हैं। देख सकते हैं आप पेपर पूरा, ये सब क्वेश्चन है 1 नंबर का, 2 नंबर का, ये इधर क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, 3 नंबर, कौन कौन से 4 नंबर के आ जाएंगे क्वेश्चन, कौन से 5 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पार्ट 1 में तो हम पूरा नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि पार्ट 1 में बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए इसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाती है। अब पहले समझते हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन प्लस है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो इनका कम्बिनेशन क्या होता है, प्लस माइनस ऐसे तो होता है, फिर ऐसे प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ बी माइनस, फिर यहाँ क्या होगा ए प्लस, फिर यहाँ क्या होगा बी माइनस, मतलब कई ये एक तरीके से सेट है, मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ प्लस कभी भी प्लस नहीं हो सकता, प्लस के नीचे माइनस या प्लस के सामने माइनस, माइनस के नीचे क्या होगा, प्लस होगा, ये ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। तो जब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा, मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाता है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन अपना स्थान जब छोड़ देता है तो उसको कहते हैं एफ केंद्र, उसको क्या कहते हैं, एफ केंद्र। और हमसे क्या पूछा है, वही पूछा है कि जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाती है, तो त्रुटि क्या कहलाती है, एफ केंद्र। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 1/2 का जो समीकरण था वो था पाई वी इक्वल टू एन आर टी, और इसी पाई को हम परासरण दाब कहते हैं, तो उसको कभी पी भी लिख सकते हैं। चलिए हम पी लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पी है, पाई नहीं है। अब क्या कहलाता है, जो पी है वो क्या है, परासरण दाब। अच्छा, ये क्वेश्चन किसके द्वारा है, 1/2 समीकरण किसके लिए था, 1/2 समीकरण। ठीक है, पी क्या है, परासरण दाब, वी क्या है, आयतन, एन क्या है, मोलों की संख्या, एन क्या है, मोलों की संख्या है। अच्छी बात है। अच्छा, आपका आर क्या है, आप जानते होंगे आर जो होता है गैस नियतांक, आर क्या होता है, गैस नियतांक होता है। टी क्या होता है, टी परमताप है आपका, टी क्या है, परमताप हो। ठीक है, अच्छा, जो अगर हम n/b कर दें, मतलब मोलों की संख्या बटे अनुपात, मतलब वैल्यूम, तो उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, c क्या होता है, c होता है बाबू मोलर सांद्रता। क्या कहलाता है, मोलर सांद्रता। तो c बराबर क्या होता है, n/b। तो अगर हम यहाँ पे p इक्वल टू b को उधर भेज दें तो ये n/b हो जाएगा। बोलो, n को जब उधर उठा के फेंकेंगे तो नीचे गिरेगा ना, तो नीचे गिर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n/b, इधर क्या हो जाएगा, RT। अच्छा, अब हम p को क्या लिख सकते हैं, इसका क्या होता है, n/b को हम क्या लिख सकते हैं, c, तो हो जाएगा CRT। तो अब इक्वेशन में देखो, क्या p बराबर CRT दिया है कहीं पे, तो p बराबर CRT सर नहीं दिया है। अच्छा, तो अगर हम एक चीज़ और कर दें कि p बराबर CRT, तो यहाँ देखो, यहाँ इस ऑप्शन में अगर देखें तो c का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये PC हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, इससे नहीं मैच कर रहा है। इस इक्वेशन को आप देखें तो ये कुछ ऐसे लिखा है, P/C इक्वल टू RT, और C का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, CRT। मतलब हमारा ये ऑप्शन सही है, क्योंकि C को अगर हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, P/C इक्वल टू RT, अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। ठीक है, देखिए, हमारा जो विशिष्ट चालकता होता है
वो प्रतिरोधकता जो हमारा होता है विशिष्ट प्रतिरोध उसका व्युत्क्रम होता है। जो हमारा रो होता है, अब पहले रो समझते हैं कि सर जी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो रो इक्वल टू होता है RA/L। ठीक सर, आर क्या है? आर रेजिस्टेंस है तो इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है सर जी। एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। 1 मीटर से मीटर कट गया, तो रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पूछा हमसे क्या है? विशिष्ट चालकता। तो जो हमारा विशिष्ट चालकता हो तो उसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। तो हमने तो रो का मात्रक ले आया क्या? 1/ओम मीटर। अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओम के पावर -1 और मीटर के पावर -1, क्योंकि इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 हो तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, यहाँ मीटर नहीं है सर, यहाँ सेंटीमीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सेंटीमीटर में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप मीटर में लिखो चाहे सेंटीमीटर में लिखो। तो ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। कह रहा है प्रथम कोट की अभिक्रिया। ठीक है, प्रथम कोट की अभिक्रिया A से B के लिए अभिक्रिया की 0.01 मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग इतना है, मोल लीटर प्रति सेकंड पाया जाता है। तो अभिक्रिया की अर्ध आयु कितनी होगी? तो अर्ध आयु को हम क्या करते हैं? T½ से रिप्रेजेंट करते हैं। और अर्ध आयु की जो अभिक्रिया का फार्मूला होता है वो 0.693 अपान क्या होता है? K होता है। ठीक है, अगर हमको K का मान मिल जाता है तो तुरंत आंसर मिल जाता है कि अर्ध अभिक्रिया कितना है। अब हमें K पे फोकस करना है कि K का मान कैसे निकलेगा। ध्यान से सुनना, हमारा क्या है? प्रथम कोट की अभिक्रिया, वेग इक्वल टू क्या होता है? वेग या दर इक्वल टू होता है KA के पावर। अगर प्रथम कोट की अभिक्रिया है तो 1, द्वितीय कोट की अभिक्रिया है तो 2, तृतीय कोट की अभिक्रिया है तो 3। ठीक, लेकिन हमको वेग दिया है, वेग कितना है? 2 × 10⁻⁵। आप ऐसा कहेंगे सर जी 2.200 नहीं बाबू, 2.00 कोई मतलब ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा K, A का मान दिया है, A का मान ये होता है मोल सांद्रता 0.01 के पावर 1 होगा। अब देखो थोड़ा एक मैथमेटिकल कि हमें जो दशमलव वाला रहता है ना बड़ा दिक्कत करता है गुरुजी, बहुत ज़्यादा अपशगुन माना जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा करो, सिंपल सी चीज़, अगर ये हमें कह दूँ बाबू कि ऐसे 102 है और नीचे हमें 100 से भाग करना है तो कितना जीरो है? 1 2, तो 1 2 के बाद दशमलव लगा दो, ये हो गया भाग, डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर कहीं ऐसे लिखा है, मान लो 100 ऐसे लिखा है, मान लो ऐसे, ठीक ऐसे लिखा है, अब मैं कह दूं कि दशमलव है तो दशमलव तो दिक्कत करेगा ना, क्योंकि दशमलव को गुणा भाग तो गुरुजी अच्छा नहीं लगता। तो हमने क्या किया? दशमलव को हटाने के लिए क्या करो? दशमलव के इधर कितना अंक है? 1 2 3, तो सिंपल सी चीज़ क्वेश्चन लिखो। अब कितना अंक है? 3, तो 3 जीरो नीचे लगा दो, आपका दशमलव हट गया। जस्ट वही क्वेश्चन है। देखो दशमलव के इधर कितना अंक है? 1 2, तो 1 2, 2 जीरो नीचे लगा दो, खत्म कहानी। और इधर क्या है? 2 × 10⁵ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ -5 है तो K = हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ इंटू क्या हो जाएगा? 100। 10⁻2 प्लस और ये -5 तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻3। 2 K का मान मिल गया ना, K का मान मिल गया। जो गुरुजी जब K का मान मिल गया तो कुल का मान मिल गया। देखो T½ का फार्मूला ये होता है, तो 0.693 K का मान रख देंगे भैया 2 × 10⁻3। जब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा दो आंसर आएगा 0.3465 × 10⁻3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो इसे भाग करो, 2 3 6, 2 4 8 ऐसे चला जाएगा ना। अब देखो सिंपल सी चीज़, अब मैंने क्या किया, दशमलव को इधर लेकर जब जाएंगे, दशमलव को क्या करेंगे? इधर लेकर जाएंगे, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, देखो दशमलव के इधर कितना अंक है? 4, तो सिंपल सी चीज़ लिख दो, पूरा चीज़ लिख दो और 4 जीरो क्या लगा दो? नीचे लगा दो, कहानी ख़त्म। और यहाँ क्या है? 10⁻3, 10⁻3 से 3 जीरो काट दो,
अब देखो नीचे कितना है 1 0, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देना, तो 346.5 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। टी अर्ध आयु काल पूछा तो काल का मात्रा क्या होता है सेकंड, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तो अर्थात इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है, देखिए 346.5, तो 346 30 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि 46.5 है तो यही मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल अपघटन पर प्राथमिक एमीन देता है। तो ठीक है, इसको आपको याद है, जब हम एल्किल साइनाइड को RCH2C ट्रिपल बॉन्ड N को जब हम जल अपघटन कराते हैं H या H2O में तो हमारा क्या बनता है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है तो हमारा बनता है RCH2CH2 बॉन्ड NH2। ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं प्राथमिक एमीन, ये क्या कहलाता है प्राथमिक एमीन। और हमसे क्या पूछा है, यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल अपघटन प्राथमिक एमीन देता है, तो कौन सा देता है एल्किल साइनाइड। कहाँ है एल्किल साइनाइड, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अच्छा 4 देखते हैं कि मौलिक परीक्षण द्वारा निम्न में से किस यौगिक की पहचान की जाती है। ध्यान से सुनना, जो हमारा मौलिक परीक्षण होता है ये शर्करा के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक तत्व की कोशिका की संरचना अंतः केंद्रित घन है। कोशिका के कोर की लंबाई 288 pm, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंबाई 288 पिकोमीटर है। तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु है। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले बात करते हैं कि जो BCC होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और SC और एक होता है FCC, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें जो परमाणु की संख्या होती है 2 होती है, SC में 1 होती है और FCC में 4 होता है। ठीक है, हाँ सर जितना तो जानते हैं, जान ही ला गुरुजी, बहुत बचपन में पढ़े रहे। ठीक है, अब जो कोर की लंबाई है, कोर की लंबाई आपको दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 288 पिकोमीटर, तो 288 पिकोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, जब पिकोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 288 गुणे 10 के पावर माइनस होता है 12, पिकोमीटर यही होता है ना। अब हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ 2 मतलब क्या घटाना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ इसे 2.88 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, देखो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा और 2 जीरो यहाँ लाने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा, मतलब कि हमें 10 के पावर 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -8। कोई दिक्कत है नहीं है। ए का मान मिल गया। अब देखो आपका इसमें डेंसिटी दिया है घनत्व, रो का मान दिया हुआ है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप ये पूछेंगे सर ए का मान पिकोमीटर में था तो आपने सेंटीमीटर में क्यों बदला, इसलिए बदला बाबू क्योंकि आपका जो डेंसिटी है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब कह रहा है ज्ञात कीजिए 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए फार्मूला जो होता है m = क्या होता है, रो ए क्यूब इंटू NA क्या है अवगाद्रो संख्या, ठीक, इंटू जड़ क्या है परमाणुओं की संख्या। BCC में कितने परमाणु होते हैं 2, SC में 1, FCC में 4। तो अब देखो रखते हैं, रो का मान कितना है 7.2, ए का मान कितना है 2.88 गुणे 10 के पावर -8 का होल क्यूब। ठीक, इंटू NA का मान कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। बटे जड़ का मान कितना होता है 2, BCC के लिए 2, FCC के लिए पूछा होता तो 4, SC के लिए पूछा होता तो 1। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 51.72 ग्राम मोल इनवर्स के पावर -3। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। हमने तो एक तत्व में निकाला ना, इतने ग्राम है। ठीक है, कह रहा है तत्व के 51.72 ग्राम में उपस्थित है
देखो इतने ग्राम में कितने मोल की संख्या है, कितने अवगाद्रो संख्या कितनी है, 6.023 गुणे 10 के पावर 2 3 परमाणु होते हैं। ठीक, तो एक परमाणु के लिए क्या होगा, एक परमाणु में कितने उपस्थित होंगे, ये नीचे आ जाता है तो ये लिखेंगे 6.023 गुणे 10 के पावर 2 2 3। अब सिंपल सी चीज़ है, जब एक में इतना है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 1 रुपया में 2 टाफी मिल रहा है, 1 रुपया में 2 टाफी, तो 2 रुपये में कितना टाफी होगा, 4। तो जब 1 रुपये में इतना मिल रहा है 51.72 इतना, तो पूछा क्या है 208 ग्राम में कितने होंगे, तो इसी में 208 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा 6.023 गुणे 10 के पावर 2 23 पान 51.72 गुणे 208। जब हम पूरा इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितने परमाणु की संख्या आ जाएगी, 208 ग्राम में कितने परमाणु की संख्या आ जाएगी, 2.419 इंटू 10⁴ परमाणु। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1 ग्राम विद्युत अनअपघट्य को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी आ जाती है। बेंजीन का अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, कभी कभी इसी के टाइप पे 2-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक, क्या कह रहा है, 1 ग्राम विद्युत अनअपघट्य। तो पहले समझते हैं पूछा क्या है, मोलर द्रव्यमान की गणना। तो फार्मूला पहले देखिए कि हमारा जो हिमांक दिया है कहीं पे, हाँ हिमांक दिया है 0.4 के, तो हिमांक को हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या कहलाता है, हिमांक का अवनमन। इसका मान दिया है 0.40 के। बेंजीन का अवनमन स्थिरांक दिया है, तो इसको हम के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अवनमन स्थिरांक को, तो इसका मान दिया है 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि विलेय का मात्रा, देखो विलेय मतलब आपको WA विलेय का भार दिया है 50 ग्राम, हमें WB का मान ज्ञात करना है, विलेय के मोलर द्रव्यमान की ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। फार्मूला क्या होता है कि जो हमारा यहाँ MB का मान पूछा है, मतलब द्रव्यमान, विलेय के मोलर द्रव्यमान पूछा है, तो MB। ठीक, तो MB ले लेते हैं। MB का जो फार्मूला होता है KF इंटू WB इंटू 1000 अपान WA इंटू डेल्टा TF। ठीक, मान रख देंगे कि KF का मान है 5.12, WB का मान है गुरुजी 50। ठीक, WB का मान कितना है, WB का मान तो गुरुजी दिया ही नहीं है, तो WB का मान कितना मान लेंगे, 1। सर जी क्यों, क्योंकि ये विद्युत अनअपघट्य है, 1 मान लेंगे इंटू 1000 अपान WA का मान कितना है, WA का मान 50 और डेल्टा TF का मान 0.40। तो हमारा MB का मान कितना आ जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 256 ग्राम मोल इनवर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि AgNO3 KCl KNO3 के अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं का मान क्रमशः इतना 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 है, तो कह रहा है AgCl का मोलर चालकता का मान ज्ञात कीजिए। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे भी 2 क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। देखिए मोलर चालकता में तो आप लोग तोड़ना जानते होंगे, प्लस माइनस में टूटता है, कौन सा प्लस कौन सा माइनस में टूटता है। तो यहाँ मोलर चालकता को लैम्डा नॉट से प्रदर्शित कर रहा है, तो हम लैम्डा नॉट m किसका, AgNO3 ले लिए। लैम्डा नॉट मतलब मोलर चालकता किसका ले लिए, KCl का। फिर मोलर चालकता हम किसका ले लिए, KNO3 का। ठीक, मैंने क्या बताया, टूटता है प्लस और माइनस में, तो हमारा यहाँ लैम्डा नॉट m Ag प्लस या लैम्डा नॉट NO3 माइनस में टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा नॉट K प्लस
प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस में टूटता है, इसमें मोलर चालकता K प्लस में टूटता है और NO3 क्या माइनस में टूटता है। ठीक है, लेकिन इसमें से हमको इसका मान दिया हुआ है NgNO3 की मोलर चालकता इतना दिया हुआ, KCl का इतना दिया है और KNO3 का इतना दिया है। तो हमसे पूछ रहा है AgCl का मान ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, इसको समीकरण नंबर 1 ले लिया, इसको समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। आपसे क्वेश्चन पिछली बार क्वेश्चन HCl में पूछ लेगा कि HCl बताओ, या KNO3 पूछ लेगा तो KNO3 तो 3 दिया ही है, AgL पूछ लिया, AgCl, और किसी में HCl भी देता है। तो कैसे निकला हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम समीकरण 1, 2, 3 को ध्यान से देखें तो हमसे पूछ रहा है मोलर चालकता किसका पूछ रहा है। पहले ये देखो, हमसे पूछ रहा है AgCl का। तो AgCl जब टूटता है तो क्या बनेगा, Ag प्लस और मोलर चालकता Cl माइनस, इसको समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो समीकरण 4 तो इधर रहना चाहिए क्योंकि हमें AgCl का मान चाहिए, मुझे AgCl लाना है, AgCl लाना है। इसी 3 समीकरण का यूज करके हमें AgCl लाना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें और इस इक्वेशन ध्यान से देखें, अगर हम 1 और 2 को जोड़ दें तो हमें AgCl मिल जाएगा ना। तो हम ये कहें समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। हाँ गुरुजी, AgCl तो मिल गया, लेकिन जब ये जोड़ेंगे दोनों तो ये चीज़ फालतू आ जाएगा। ये चीज़ फालतू आ गया ना। हाँ सर, ये चीज़ तो फालतू आ गया। तो हमने इस फालतू को NO3 और K प्लस को अगर हम K3NO3 को घटा दें तो कट जाएगा ना। सिंपल सी बताओ, जैसे बाबू समीकरण 4 को लिखो। समीकरण 4 क्या है हमारा, ये मोलर चालकता हमें ज्ञात करना है सर AgCl का। समीकरण 1 को जोड़ दिया, समीकरण 1 का मान क्या है, मोलर चालकता Ag प्लस मोलर चालकता NO3 माइनस, प्लस समीकरण 2 को जोड़ दिया, मोलर चालकता K प्लस मोलर चालकता Cl माइनस, प्लस अब देखो 3 को घटा दिया, यहाँ पे माइनस लिखो, 3 को घटा दिया तो ये हो जाएगा मोलर चालकता K प्लस, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा मोलर चालकता NO3। देखो प्लस के माइनस के NO3 कट गया। तो अर्थात हमारा जो AgCl आया ये आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा मिल गया चालकता Ag प्लस मोलर चालकता Cl माइनस मिल गया, यही तो हुआ। तो हमको तो ये मिल गया ना, ये तो हम आपको समझाने के लिए किए हैं। तो अर्थात हम ये समझे कि समीकरण 3, समीकरण 4 मतलब मोलर चालकता AgCl को समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, 1 और 2 मतलब मोलर चालकता AgNO3 प्लस मोलर चालकता KCl। ध्यान से सुनो, मोलर चालकता AgNO3 प्लस मोलर चालकता KCl में से हमने घटा दिया मोलर चालकता KNO3 को हमने क्या किया, घटा दिया। अब इसकी मोलर चालकताएं तो हमको दी हुई हैं कि है हमारा AgNO3 की मोलर चालकताएं 133.4 है, तो इसको मैंने लिख दिया 133.4 प्लस KCl का मोलर चालकता दिया 149.9 मैंने घटा दिया KNO3 की मोलर चालकता कितना दिया है 144.9। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, सिंपल सी चीज़ है सर जी। इसको दोनों जोड़ लेंगे, इसको घटा देंगे, आप लोग कर लेंगे ना इतना। चलिए ये लोग आप इसको जोड़ के इसमें घटा देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बहु अणुक तथा बृहदाणुक कोलाइड में अंतर उदाहरण सहित बताइए। तो बहु अणुक और बृहदाणुक क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। देखो बहु अणुक क्या होता है, बहु अणुक और इधर समझ लेते हैं बृहदाणुक। ऑप्शन पूछेगा कि बहु अणुक और बृहदाणुक क्या होते हैं। तो बहु अणुक क्या होता है, ऐसे विलयन जिनमें कोलाइडिक कणों की जो सीमा होती है वो उनका जो व्यास होता है कोलाइडिक कणों का वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। उदाहरण दे देना गोल्ड सॉल। ठीक, मिल गया आपको 1 नंबर इसमें। और बृहदाणुक में बता देना कि ऐसे विलयन जिनमें कोलाइडिक कणों की जो सीमा होती है उसे बृहदाणुक कण कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें जो
इसमें जो आ जाते हैं प्राकृतिक कोलाइड, जो से इसमें दो चीज़ आते हैं, एक प्राकृतिक कोलाइड आता है और एक मानव निर्मित कोलाइड आता है। तो प्राकृतिक कोलाइड में जैसे क्या होता है, स्टार्च, प्रोटीन आदि कर देना, सेलुलेज भी आ जाएगा। और मानव निर्मित में क्या आ जाएगा, मानव निर्मित में जैसे आपका पॉलीथीन आ गया, पॉलीथीन आ गया, नाइलॉन आ गया आदि। ठीक, समझ गए। बहुअणुक और बृहदाणु क्या होते हैं। तीसरे का देखते हैं, चलो इसको बाद में बात करते हैं। इसको पहले देख लेते हैं कि कोलराउस का चालकता संबंधी नियम क्या होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया जो ये क्वेश्चन था, ये कोलराउस के नियम पर ही टूटता है। तो कोलराउस का जो चालकता संबंधी नियम है और इसके अनुप्रयोग भी समझाइए, तो ध्यान से समझना। कोलराउस का यही नियम था कि किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर, लिख दूं, ठीक है लिख देता हूं। कह रहा है किसी विद्युत, देखिए कोलराउस का नियम क्या कहलाता है कि किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान लैम्डा इन्फानाइट विद्युत अपघट्ट के धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। जैसे लैम्डा इन्फानाइट इक्वल टू लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमें मोलर चालकता HCl का निकालना हो तो हमें कैसे निकालेंगे। अभी जस्ट एक क्वेश्चन देखा था ना, तो अगर HCl का पूछ ले तो क्या कहता है, उनके धनायनों मतलब मोलर चालकता H प्लस में टूटता है और जो Cl होता है वो माइनस में टूटता है। ठीक है, तो मोलर चालकता धनायन तथा मोलर चालकता ऋणायन के योग के बराबर होता है। ठीक, अच्छा इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ दे सकते हैं, तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि इसका वियोजन मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि लिखिए। तो उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरण क्या होता है, एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए इस पर विराम लगाते हैं। जय हिंद जय भारत।